बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरी है। और स्टोरी ये है कि ये बेंच और बार में बाकायदा फटा पड़ गया है, ख़तरनाक फटा है। ये किस किस्म का ख़तरनाक फटा है? आज आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ। उस वकला कन्वेंशन की मेज़बानी की जनाब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, और कराची में हुआ ये कन्वेंशन। और ये कन्वेंशन शोहदाए कोयटा हाल में हुआ, कराची के शोहदाए कोयटा हाल। वो जब कोयटा में बम ब्लास्ट हुआ था तो उन शोहदा की याद में हाल बनाया गया। वहाँ पर वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन और इसी तरीके से तमाम बाकी बार एसोसिएशंस ने पूरे मुल्क से वहाँ पर शिरकत की। बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और बहुत बड़े बड़े वकला के लीडरान ने तकारीर की, जिनमें जनाब जो है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी थे, अब्दुल लतीफ़ अफरीदी साहब, हामिद खान साहब थे, उन्होंने तकरीर की। बाकी जनाब यासीन आज़ाद साहब जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और भी साबिक सदूर भी और बहुत सारे मौजूदा रहनुमाओं ने भी, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने भी, अली अहमद कुर्द साहब ने, बहुत सारों ने। लेकिन अब बात यह है, ये सिर्फ हड्डा कोई वकला यानी बार या बेंच में नहीं है, ये डिवीज़न बहुत सारे। अब कल इस पर मैंने वीडियो करनी है कि जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो जजमेंट दी अभी एक रोज़ पहले, उस जजमेंट को किस तरीके से दोबारा उस पर बेंच बना दिया गया। जनाब कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब, वही चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब जो कि अभी आगे चीफ जस्टिस बनने वाले हैं 2022 में, जनाब उन्होंने उस पर 5 रुकनी बेंच बना दिया और उस बेंच में काजी फ़ायज़ ईसा साहब को शामिल ही नहीं किया। इस पे कल तफसील से इंशाल्लाह वीडियो करेंगे क्योंकि परसों इसकी समाअत है। लेकिन अब ये सिर्फ बेंच और बार का फटा नहीं है, बल्कि ये फटा है क्यों ये बताता हूँ। क्योंकि उस जो कन्वेंशन का मौजू है वही मौजू ही फटा है। और ये बेंच और बार का फटा नहीं है, बल्कि यहाँ कराइन बता रहे हैं कि अदलिया यानी आला अदलिया अदालत उज़्मा में, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी डिवीज़न हो चुकी है, एक बहुत बड़ी तकसीम हो चुकी है जजेस में। कराइन बता रहे हैं ये जनाब। और उसमें वो आपको मालूम है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के फ़ैसले के वक्त वो तकसीम आपने देख ली। उस तकसीम के बाद एक थरथली सी मच गई, ख़ास तौर पे जब ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के अगेंस्ट आया। अब भी कई ताने बाने बुने जा रहे हैं, कई जाल बुने जा रहे हैं। मालशिया और पालशिया एंकर्स को और यूट्यूबर्स को पीछे लगा दिया गया है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पीछे। और वो जनाब उनका सिर्फ एक ही मौजू रह गया है कि उनके पेट में यही मरोड़ है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को क्लीन चिट दे दी है और उनके हक में फ़ैसला आ गया है। वही सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की अगेंस्ट फ़ैसला करे तो बल्ले बल्ले है उनकी, और वही सुप्रीम कोर्ट अपना काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हक में करे तो फिर वो बड़ा गलत कर दिया उन्होंने। क्या मुनाफ़कत है, मैं कहता हूँ। अब उसके बाद देख लीजिए जनाब के बहुत तकसीम। अब इसके बाद एक थरथली सी मच गई कि भाई ये क्या होगा, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। उसके बाद मैंने बहुत सारे वकला के रहनुमाओं से बात की, उन्होंने कहा नकवी साहब असल में मामला ये है, ख़ास तौर पे उस फैसले के बाद एक थरथली सी मच गई और उन हलकों में मच गई कि भाई, और फिर हमारा खदशा ये है कि ये खदशा नहीं बल्कि खदशा शायद मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट के मुबैना तौर पर मोहरे जज सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिर आपको पता है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के फैसले के बाद ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें वाज़े होकर आ गई हैं और बहुत सारों की पेट में मरोड़ और बहुत सारों की नींदें हराम हो गई हैं। हामिद खान साहब ने क्या कहा, हामिद खान साहब ने और लतीफ़ अफरीदी साहब ने और बाकियों ने बहुत कुछ कहा। यानी कि यूँ समझ लें कि कुछ रहनुमाओं ने तो बाकायदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से कहा कि स्टेप डाउन करो, यानी कि इस्तीफ़ा दो, ये यहाँ तक भी कहा गया। और उसके बाद जनाब हामिद खान साहब जो कि बहुत, आपको हामिद खान साहब को कौन नहीं जानता, वही हामिद खान साहब जो कि माशाल्लाह वो उनका अपना, वो वैसे तो वो आसमा जहांगीर साहबा और उनका ग्रुप अगेंस्ट होता था, लेकिन वो बड़े असूली आदमी हैं, बड़े प्रो डेमोक्रेटिक आदमी हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी के अलंबरदार आदमी हैं। उन्होंने
चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की भी तहरीक चलाई थी। यहाँ पर ये मैं आपको कहता चलूँ कि आज मुझे सारे रहनुमा नज़र आए, लेकिन वो एतजाज़ एहसन साहब नज़र नहीं आए कि जो बड़े नारे लगाया करते थे माशाअल्लाह कि जी धरती होगी माँ के जैसी और इस तरह के, और वही एतजाज़ एहसन साहब जिन्होंने जजेस की बहाली के लिए एक उसूली फैसला किया था। उन्होंने 2008 का इलेक्शन, और वो ऐसा इलेक्शन जो कि उनके लिए जीता जिताया इलेक्शन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के वो मुश्तरका उम्मीदवार थे, तब भी उन्होंने नहीं लड़ा कि जब तक जजेस बहाल नहीं होंगे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज वो इफ्तिखार चौधरी साहब मुझे नजर नहीं आए, सॉरी एतजाज़ एहसन साहब, एतजाज़ एहसन साहब मुझे वो नजर नहीं आए। और एतजाज़ एहसन साहब जनाब वहां पर उनको होना चाहिए था कराची में, वही उसूली जंग तो है, वही तो तहरीक। तो क्या ये फड्डा खत्म होगा? आज तो लतीफ़ अफरीदी, मैं बताता हूँ हामिद खान साहब ने क्या कहा, लतीफ़ अफरीदी साहब ने क्या कहा। लतीफ़ अफरीदी साहब ने तो बाकायदा वार्न किया है सुप्रीम कोर्ट को कि आप अगर इस मौजू क्या था कन्वेंशन का, मौजू था कन्वेंशन का जनाब के ये जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट किया गया, जो सिंध हाई कोर्ट से 5वें नंबर वाले जज को जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को ले आया गया, और उनको जनाब आते ही माशाअल्लाह अपना कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने, उमरता बंदियाल साहब ने अपने साथ बेंच में भी रख लिया। दूसरे बेंच में आप देख लें तो मुनीब अख्तर साहब हैं, वो खुद सरबराही कर रहे हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब। इसी से पांच हैं आप वो देख लें, उन्हीं पर मुबैना तौर पर यह भी इल्ज़ाम है अपना कंट्रोल टावर के मोरे होने का, मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम है। जो वकला तंजीमें और वकला के रहनुमाओं से हमारी बात होती है और जो वो कहते हैं। अब बात यह है कि इसमें क्या कहा लतीफ़ अफरीदी साहब ने, क्या कहा हामिद खान साहब ने, क्या कहा हामिद खान साहब ने बहुत सख्त बातें की हैं। आप सुनिएगा, हामिद खान साहब ने यहां तक कहा है कि ये जो जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार साहब हैं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े मोहरे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो सबसे बड़ा मोहरा है एस्टेब्लिशमेंट का, और उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि अल्लाह बख्शे वकार सेठ साहब, जस्टिस वकार सेठ साहब, जो कि एक यूं समझ ले, मैं कहता हूं कि उनका नाम अदलिया की तारीख में अदलिया के माथे पर एक झूमर के तौर पे चमकता रहेगा। जस्टिस चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट मरहूम जनाब जस्टिस वकार सेठ साहब, आज भी आप यकीन करें कितनी इज्जत और एहतराम से उनका नाम लिया जाता है, गो कि उनकी मौत पर आज भी शकूक व शुबात हैं, जो कि आज भी हामिद खान साहब ने उनकी मौत के बारे में भी बात की है। इस वजह से उन्होंने कहा कि मैंने उनका केस, मुझे एजाज हासिल हुआ कि मैंने उनका केस, उनको भी यही प्रॉब्लम थी कि मेरी सीनियरिटी को वायलेट करके, मेरी सीनियरिटी को पीछे करके और एक लाहौर हाई कोर्ट से जजेस को लाया जा रहा है, तो हामिद खान साहब ने उनका केस लड़ा। तो हामिद खान साहब ने कहा कि जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने 6 महीने तक, उनकी मौत तक वो केस जो है ना आने नहीं दिया सामने। तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो नजरिया ज़रूरत होता था, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी होती थी, वो जस्टिस मुनीर साहब हों या कोई दूसरे साहब हों, तो वो उनको बड़ी मेहनत करना पड़ती थी। कहते हैं वो जस्टिस गुलजार साहब से सीखें कि जो मेहनत किए बगैर, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी तो ये है ना कि भाई मिलिट्री रूल के साथ आप किस तरीके से फेवर करें और कैसे कैसे आर्गूमेंट्स तलाश करें। उन्होंने कहा ये बात ही ख़त्म, आज तो वही है कि 3-3 साल तक आप वो केस ही ना लगाओ कि जो केस इस्टेब्लिशमेंट के लिए हो, उसके अगेंस्ट जाता हो, वो केस ही ना लगाओ आप। तो कहते हैं कि जस्टिस मुनीर को तो कम से कम चीफ जस्टिस गुलजार साहब से सीखना चाहिए था। उन्होंने बहुत सख्त बातें की हैं हामिद खान साहब ने, और वाकई बहुत जबरदस्त किस्म के आर्गुमेंट्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट किया गया, पाकिस्तान ने वहां वहां भुगता, और उन्होंने बाकायदा मिसालें दी कि किस तरीके से बंगाल के एक सीनियर जस्टिस को वायलेट करके, उनको सुपरसीड करके, उनका हक मार के किस तरीके से जस्टिस मुनीर को ले आया गया था। और फिर आपने देखा कैसे नजरिया ज़रूरत हुआ, फिर आपने देखा पाकिस्तान ने कैसे भुगता, फिर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में भी उन्होंने इस तरह की मिसालें दी, और फिर आपने देखा कैसे भुगता। उन्होंने मुशीर आलम साहब की भी, कि उस वक्त ये कहा गया कि पता नहीं वो आना नहीं चाहते, और जनाब वहाँ से गुलजार साहब को लाया गया, और कहते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो गुलजार साहब अभी तक फारिग हो चुके होते 6 महीने का अपना अरसा पूरा करके। अब उसके बाद पाकिस्तान क्या भुगत रहा है। एक मिसाल शायद वो या भूल गए हैं या उन्होंने जानबूझ के नहीं दी। जस्टिस वहां पर थे ख्वाजा शरीफ साहब, आपको भी याद होगा पंजाब में
और ख्वाजा शरीफ साहब की को आना था इधर, और उधर वो रहना चाहते थे पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और जनाब उसके बाद जनाब ले आया गया किसको, साकिब निसार साहब को। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ख्वाजा शरीफ साहब को लाया तो चौधरी इफ्तिखार साहब बिल्कुल गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा कि आपने ऐसी जुर्रत कैसी की। उन्होंने कहा भाई जो सीनियर मोस्ट जज है हमने तो उसी को लाना था, तो इस वजह से उन्होंने कहा नहीं उनको उधर ही रखो, तो वो उधर ही रखे और साकिब निसार साहब आए। तो फिर क्या भुगतना पड़ा किस किस को, पूरे पाकिस्तान को। वो आज भी एक किसी से कोई छुपी ढकी बात नहीं है। लेकिन अब बात इस लतीफ़ अफरीदी साहब ने क्या कहा, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की और उन्होंने बाकायदा जनाब फरोग नसीम साहब का नाम लेके कहा, पूछा कि वो कौन से डॉक्टर हैं। कहते हैं कि पता करें कि वो कैसे डॉक्टर हैं, उनकी डिग्री कहीं वो जो हिंदुस्तान में ठगों का अड्डा है वो कहते हैं वहाँ से तो नहीं आई उनकी डिग्री। और फिर उसके बाद उन्होंने जनाब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को कहा कि आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा इनकी डिग्री को ज़रा जांचें पड़ताल करें कि ये डॉक्टर हैं भी सही PhD यानी ये प्रोफेसर ऐसे होते हैं। उन्होंने कहा ये बेईमान आदमी है। ये लतीफ़ अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने कहा कि ये तो एक बेईमान आदमी है फरोग नसीम, उनको इस हद तक कहा। यानी कि उन्हें कहा कि ये एक जाके वकीलों को खरीदने की कोशिश करता है, बार एसोसिएशन में जाता है, कहता है कि आप जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ आप जो है ना करारदाद पेश करो और पास करो और ये पैसे लो। कहते हैं मैं सलाम पेश करता हूं। तमाम वकला ने तकरीबन ने वो सलाम पेश किया कि जिस तरीके से वकला ने यूनिटी दिखाई है। भाई एक बात है माननी पड़ेगी, मैं अपनी मुतादिद वीडियोज में कह चुका हूं कि मुझे 1000 इख्तलाफ हो सकता है वकला से, लेकिन आप यकीन करें कि अपने सारे दाग धो देते हैं वकला कि जब वो चाहे वो कि कोई भी मौका हो, जब इस तरह का मौका हो तो वो इस तरह से खड़े हो जाते हैं। ये अभी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का मामला था, तो आपके ख्याल में क्या काजी फायद ईसा साहब बच जाते? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आज पाकिस्तान के वकला खड़े ना होते तो काजी फायद ईसा साहब कतन नहीं बच सकते थे, उनको किसी न किसी तरीके से फारिग कर देना था मुबैना तौर पे। लेकिन ये वकला को क्रेडिट जाता है कि जिसकी वजह से काजी फायद ईसा साहब बच गए और आज भी एक उम्मीद की किरण है कि जनाब इंशाअल्लाह वो 2023 में चीफ जस्टिस बनेंगे। अब मामला क्या है? मामला ये है कि हो सके वो ये है कि जो उनको ये कहा गया कि जनाब उन्होंने एक जूनियर जज को और कहा गया कि जो 17 अगस्त को मुशीर आलम साहब की जो वो पोस्ट खाली हुई, अच्छा 17 अगस्त को आपने शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनका फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं हुआ। इसी वजह से नहीं हुआ जनाब फुल कोर्ट रेफरेंस, इस वजह से नहीं हुआ कि तमाम वकला की तंजीमों ने बाइकाट किया था उस फुल कोर्ट रेफरेंस का, उन्होंने मनसूख ही कर दिया। और जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपनी एडहॉक जज की तकर्री को इनकार किया, उनको एडहॉक जज लगा दिया गया था और उन्होंने इनकार किया कि मैं एडहॉक जज नहीं लगना चाहता, और उन्होंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इनकार किया और ख़त लिखा बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से। तो अब मामला ये है कि उन वकला कह रहे हैं कि भाई ये जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है ये वायलेट नहीं होना चाहिए, और वकला कह रहे हैं कि ये जो 17 अगस्त को सीट खाली हुई है इस पे हक बनता है उनका। और बाकायदा हामिद खान साहब ने अल जिहाद ट्रस्ट का, अल जिहाद का वो केस का फैसले का जो है ना रेफरेंस दिया, और इसी तरीके से वो गालिबन दूसरे एक असद अली केस का कह रहे थे उनका हवाला दिया कि जो आपने खुद कहा है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा हाई कोर्ट्स का, और जो सीनियर मोस्ट होगा वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बनेगा। तो यहाँ पर आप क्यों असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मुबैना तौर पे और अपने ही फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? तो इनको लगाएं, जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं उनका हक बनता है 17 अगस्त को जो असामी खाली हुई है मुशीर आलम साहब की, उनकी जगह पे उनको लगाएं। असल में मामला क्या है, मैं कहता हूं ये सलाम पेश करता हूं वकला को कि अगर ऐसा ना भी हो, लेकिन ये एक मामला क्या है, असल में मामला बड़ा गंभीर है। और मामला ये है कि 2022 के पहले 8 महीनों में तकरीबन सुप्रीम कोर्ट से कोई 7 जजेस रिटायर हो रहे हैं। जी हां, 7 जजेस रिटायर हो रहे हैं। और वो जनाब मसलन आप देखें
कि 2022 में जो जजेस रिटायर हो रहे हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 फरवरी को, जस्टिस गुलजार अहमद साहब 1 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं 2022 को, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब 25 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब 4 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब 13 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब 13 अगस्त को रिटायर, इस तरह से और भी रिटायर हो रहे हैं। तो पहले 8 महीनों में तकरीबन कोई 7 जजेस रिटायर हो रहे हैं। अब मैंने जिन वकला की तंजीमों से और जिन वकला के रहनुमाओं से मैंने बात की है मुतअद्दिद से, उन्होंने कहा नकवी साहब असल में मामला ये है कि ये 7 सीटें जैसे खाली होंगी तो अब वही प्लानिंग है और ये साजिश है। मैं तो मुबैना साजिश कह रहा हूं, उन्होंने बाकायदा साजिश कहा है। उन्होंने कहा हमें यकीन है कि यह साजिश है कि यहां सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिशमेंट के मोहरों से भरने की साजिश है, कि ये कंट्रोल टावर के जो मोहरे हैं मुबैना तौर पे, मैं भाई मुबैना तौर पे कहूंगा, ठीक हो गया ना, लेकिन एक बात है, उन्होंने कहा कि ये मोहरों से भरने की साजिश है और यही वही कि ये जो 2022 में 7 जजेस रिटायर हो रहे हैं, तो ये कोशिश यही हो रही है, साजिश है। आज तो हामिद खान साहब ने यह भी कहा है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उमर अताब बंदियाल साहब, वो भी इसी डगर पे चले हैं, वो भी इसी डगर पे, जस्टिस गुलजार साहब के डगर पे, इन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और उनका भी कोई रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो भी उसी तरीके से उनको भी धो दिया उन्होंने चीफ। यानी कि आप खुद बताएं, मैं आपको बताता हूं ना, एक सलाम पेश करते हैं, हम जैसा बंदा नहीं कह सकता, हमें दूसरे दिन ही खैर से जो है ना तौहीन अदालत का नोटिस आ जाएगा और सजा हो जाएगी। लेकिन मैं जो इस तरह के जुर्रतमंद लोग हैं, जिनका स्टेचर इतना बुलंद है, जिनका इस तरीके से जो कह सकते हैं, जिनमें हिम्मत है, जिनमें जुर्रत है, जिनका स्टेटस भी बुलंद है और जिनका स्टेचर भी बुलंद है, जब वो कहते हैं तो हम जैसे एक आम आदमी को भी हिम्मत आती है, जुर्रत आती है, हम जैसा एक आम आदमी भी हिम्मत और जुर्रत पकड़ता है। हम सलाम पेश करते हैं ऐसे वकला रहनुमाओं को। मैं तो अब यकीन कीजिए कि सलाम पेश करता हूं हामिद खान साहब को, मैं तो सलाम पेश करता हूं जनाब लतीफ़ आफरीदी साहब को, मैं तो सलाम पेश करता हूं अली अहमद कुर्द साहब को, मैं तो सलाम पेश करता हूं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को, मैं सलाम पेश करता हूं जनाब उन तमाम रहनुमाओं को जिन्होंने आज तकरीर की। उन भाई क्या है उनके वो खुद बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे कामयाब लॉयर्स हैं। उनको क्या है कि आप डेमोक्रेसी के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स के लिए खड़े हो जाएं। अगर कोई उसूलों की जंग लड़ता है तो मैं कहता हूं आप यकीन करें कि आप, अगर जो बंदा भी इस जंग में उनके साथ खड़ा नहीं होता, वो बंदा गुनाहगार होगा, वो बंदा आईन और कानून का, अवाम का, मुआशरे का, तारीख का मुजरिम होगा। कल को मोरिख ऐसे बंदों को मुजरिम के तौर पे लिखेगी। मैं कहता हूं, और आज भी मुझे अफसोस हुआ कि किधर सो गया पाकिस्तानी मीडिया, किधर सो गया बाकी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, शायद कल हो सकता है कोई प्रिंट मीडिया में कुछ आ जाए, लेकिन मुझे कोई पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना बड़ा कन्वेंशन हुआ, इतनी बड़ी बातें हुई, लेकिन टांगें कांप रही हैं, कोई नहीं नजर आया। मालशिया पालशिया तो वैसे ही जो दूसरे अंदाज में वो कर रहे हैं ना, लेकिन मुझे नहीं। आज सियासी जमातें किधर सो गई हैं? यही पीपल्स पार्टी जो हर वक्त सिंध कार्ड खेलती है, उन्होंने ही तो ये यहाँ पर पार्लिमानी कमेटी, जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए पार्लिमानी कमेटी में एक 5वें नंबर वाले जूनियर जज के लिए वोट दिया है, और उन्होंने अपने सिंधी जज को के लिए वोट नहीं दिया, जो कि जिनका हक बनता था, जो सीनियरिटी लिस्ट पे नंबर 1 पे था, टॉप पे है, जस्टिस अहमद अली शेख साहब चीफ जस्टिस। क्या अब उनको सिंध कार्ड खेलना भूल गया? लेकिन वो मजबूरी है ना भाई, आपको पता है वो कौन सी मजबूरी है। इस तरीके से कुछ बाकी जमातें भी चुप हैं। जब ये ऐसी तहरीक अगर वकला की उभरेगी और फिर उसके बाद जनाब उस तहरीक के साए साए में चलेंगे, तो वो तो एक नजरिया ज़रूरत हो गया। आइए ना, बोले ना, हिम्मत करें, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मौलाना साहब हो, चाहे कोई भी हो, वो ऐसे ही वकला तहरीकों इनको, क्योंकि असूल की, या तो कहें कि ये असूल की, जब आप बैठते हैं बीनीथ द सरफेस तो आप कहते हैं जनाब वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले हो गई, क्या उसूल की जंग लड़ रहे हैं। तो जब उसूलों की जंग वकला लड़ रहे हैं तो शाना बशाना आए ना उनके, उन उसूलों की जंग में खड़े होना सामने ना, अब पता चलेगा कि कौन है। क्योंकि अब 9 सितंबर को उन्होंने कहा कि हड़ताल होगी, धरना होगा,
धरना, अपना लतीफ़ अफरीदी ने तो ये कहा धरना होगा, मरना होगा। और उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। और उन्होंने कहा कि मेरी उस वक्त 2007 में तो एक टांग टूट गई थी, मैं अपनी दोनों टांगें तुड़वाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बंद होगा। उन्होंने कहा तमाम अदालतें बंद होगी और एक हड़ताल होगी पूरा। और 26 तारीख को, 26 अगस्त को मुल्तान में भी उनका इसी तरह का कन्वेंशन है। अब ये देखें कि किस तरह का फड्डा पड़ रहा है, किस तरीके की तकसीम हो रही है। बेंच और बार का फड्डा किसी भी हिसाब से मुस्बत नहीं होता, लेकिन जो उसूल पे वकला खड़े हैं उनको सलाम पेश करना चाहिए। इस फड्डे का जिम्मेदार मैं कहता हूं मुबैना तौर पे बेंच है, और बेंच के भी वो हजरात हैं या वो जजेस साहिबान हैं, मैं समझता हूं कि जो जिस तरीके से, अब वो नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है। और जो तकसीम हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बड़ी वाज़ेह तकसीम, वो भी कोई वाज़ेह नहीं है, मुस्बत इशारा नहीं है, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। जो इतनी बड़ी लेवल पे अदालत उज़्मा में तकसीम हो, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला इस कौम पर करम फरमाए, अल्लाह ताला। और मैं एक दफ़ा फिर उन तमाम वकला की तंजीमों को और वकला के रहनुमाओं को सलाम पेश करता हूँ, सल्यूट पेश करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।